अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में। अल्सर क्या होता है कि जो हमारे मैदे के अंदर जो मुख्तलिफ तहें होती हैं, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली तह है, जब वो डैमेज हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है तो इसको हम अल्सर कहते हैं। इसी तरह से जिल्द के ऊपर होता है अल्सर बनता है, मैदे में भी इसी तरह का अल्सर बनता है। आमतौर पे जब हम अल्सर की बात करते हैं तो ये मैदे का अल्सर और छोटी आंत के शुरू वाले हिस्से में जो अल्सर होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक यहाँ पे चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि अक्सर लोग जो कि जिन्हें मैदे में दर्द होता है, थोड़ा सा भी दर्द होता है, तो अक्सर में डॉक्टर बताते हैं कि ये आपको मैदे का अल्सर हो गया है, बगैर टेस्ट किए, बगैर एंडोस्कोपी किए। तो हर मैदे का दर्द अल्सर नहीं होता। मैदे में दर्द की और भी वजूहत हो सकती हैं, जैसे मैदे की सोजिश है, अगर वो भी कर सकती है, दर्द कर सकती है। अल्सर में क्या होता है कि शदीद किस्म का दर्द होता है जो कि अक्सर पेट के ऊपर वाले हिस्से में है। आमतौर पे खाना खाने से ये ज़्यादा होता है और इसके अलावा इसमें उल्टी की कैफियत हो सकती है, मतली हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, कभी कभी खून की उल्टी भी आ सकती है। इसके अलावा इसमें जल्दी जो है वो पेट भर जाता है, हर वक्त पेट फूला फूला महसूस होता है। इसके अलावा भूख कम लगती है, अक्सर लोगों का कुछ वज़न भी कम हो जाता है इसके साथ। तो ये आमतौर पे अल्सर की अलामात होती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अल्सर की वजूहात क्या है। सबसे जो ज़्यादा आमतौर पे वजह इसकी बनती है वो एक बैक्टीरिया है, जिसे हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है जिनमें अल्सर होते हैं। ये मैदे के अंदर मुसलसल सोजिश करता है और ये मैदे में और आंत में अल्सर का बाइस बनता है। दूसरे नंबर पे जो हम चीज़ें देखते हैं वो दर्द की दवाइयाँ हैं। इस दर्द की जो दवाइयाँ हैं ये एक ग्रुप है दवाइयों का, एक क्लासिफिकेशन में इसको हम NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आमतौर पे जो डिक्लोफेनेक है गोली, पायरोक्सिकैम है, मतलब इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आमतौर पे दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पट्टों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में। तो ये गोलियां बहुत ज़्यादा अल्सर का बाइस बन सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर ये दो किस्म की इकट्ठी गोलियां ली जाएं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ख़वातीन में ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा अगर साथ में इन्फेक्शन पहले H. pylori की है उनके साथ ये ली जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ख़तरा होता है अल्सर के बनने का। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे स्टीरॉइड है, वो भी अक्सर बीमारियों में स्टीरॉइड लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी अल्सर का बाइस बन सकते हैं अक्सर जब अगर H. pylori इन्फेक्शन है या साथ में ये NSAIDs दवाई यानी दर्द वाली दवाई ली गई है। स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी और शराब नोशी के बारे में जो तहकीक है उसके बारे में इसमें बहुत वाज़ेह नहीं है। कुछ तहकीक में साबित हुआ था कि ये करती हैं अल्सर ज़्यादा, लेकिन कुछ में है कि ये नहीं करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सिगरेट नोशी इस्तेमाल की जाए और साथ में अगर दर्द की दवाइयाँ ली जाएँ या H. pylori इन्फेक्शन हो तो फिर अल्सर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेस। अक्सर लोग जो ज़्यादा बीमार होके दाखिल होते हैं ICU में, या जिन्हें सर पे चोट लगी हो या कोई दिमाग और मसला हो और वो ICU में रहें ज़्यादा देर तक, या जैसे ज़्यादा जिसके ख़ास तौर पे अगर फेफड़ों का मसला है, सांस का ज़्यादा मसला हो रहा है और ऑक्सीजन वगैरह पे हैं, उन लोगों में भी आमतौर पे स्ट्रेस की वजह से जो है वो अल्सर बन जाते हैं अस्पताल के अंदर रहते हुए। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी जिनमें एसिड ज़्यादा बनता है, जिसमें ख़ास तौर पे गैस्ट्रिनोमा एक बीमारी होती है, उसमें भी जब ज़्यादा बनता है तेज़ाब मैदे के अंदर तो वो भी अल्सर का बाइस बन सकता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि वैसे ही अल्सर जो मैदे में तेज़ाब है वो ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है। इसके अलावा फिर मौरूसी जेनेटिक्स जो है वो तकरीबन 20% लोगों में ये अल्सर जो होते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में बनते हैं और उनमें भी हो रहे होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अल्सर है इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर किसी को थोड़ा बहुत मैदे का दर्द हो रहा है तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्हें अल्सर है। अल्सर में मुसलसल शदीद पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, और अगर ये जो हम आमतौर पे दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाली पेट कैप्सूल दे रहे होते हैं मैदे का, उससे वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसमें हमें ये शक होता है कि अब हमें देखना है कि इसको अल्सर हो सकता है। या फिर अल्सर की वजह से जो पेचीदगियाँ हैं वो हो रही हैं। मिसाल के तौर पे किसी को खून की उल्टी आ रही है,
کسی کو میدے کا منہ جو ہے وہاں پہ وہ تنگی ہو رہی ہے، اس کو اس وجہ سے بلاکیج ہو رہی ہے، بند ہو رہا ہے منہ، اس وجہ سے بار بار الٹیاں آ رہی ہیں اس کو، یا اس کی وجہ سے اگر کسی کا بہت زیادہ وزن کم ہو رہا ہے یا خون کی کمی ہو رہی ہے، یا اگر کسی کو بھوک کم لگ رہی ہے، یا اس کے علاوہ اگر کسی کو جیسے عمر زیادہ ہے، 50 سال سے اوپر ہے اور اس کو یہ درد شروع ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں السر کے ساتھ خدا نخواستہ بیچ میں کینسر نہ ہو. تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جو کہ کیمرے والا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو میدے کو اندر سے ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ السر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے، کتنے السر ہیں، اور پھر ہم اس کا ساتھ سے سیمپل بھی لیتے ہیں، جسے ہم بایوپسی کہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہیں اس میں خدا نخواستہ کینسر کا تو نہیں شبہ ہے یا کینسر تو نہیں بن رہا ہے. تو اینڈوسکوپی کے بغیر عام طور پہ یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ السر ہے. پہلے جو اینڈوسکوپی سے پہلے عام طور پہ جو ٹیسٹ کیا جاتا تھا وہ بیریم کا ٹیسٹ ہوتا تھا، جس میں دوائی پلا کے پھر ایکس رے کھینچتے تھے، تو اس سے بھی کنفرم ہو جاتا تھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے تو ایچ پائلوری کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا خون کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پخانے میں ٹیسٹ اس کو کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ خون مار کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ، وہ بھی کیا جا سکتا ہے ایچ پائلوری کو دیکھنے کے لیے. جب السر اگر کنفرم ہو گیا ہے تو پھر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہم عام طور پہ جو ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کیپسول دیتے ہیں، جیسے اومیپرازول، اسمیپرازول، یا اس طرح کے اور بھی ہمارے پاس آپشنس ہیں. یہ عام طور پہ 6 سے 8 ہفتے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ اور سیرپ دیے جاتے ہیں جو کہ السر کو ہیل کرنے کے لیے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. اور اس کی وجہ جو بن رہی ہوتی ہے، اگر جیسے ایچ پائلوری انفیکشن ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ جو کہ اینٹی بایوٹکس کی صورت میں ہوتی ہے، 10 سے 14 دن کا کورس وہ کرایا جاتا ہے. اگر مریض جو ہے ساتھ میں ایسی دوائیاں لے رہا ہے جس سے یہ زیادہ خدشہ تھا تو اس کو ہم بند کرتے ہیں اگر بند کر سکیں، یا اگر اس کا کوئی سیف جو ہے متبادل ہم اس کو دیتے ہیں مریض کو، تاکہ وہ اس کو خطرہ کم ہو جائے. کوئی اس کی وجہ سے جو پیچیدگی آ گئی ہے، اگر خدا نخواستہ جیسے خون نکل رہا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے اینڈوسکوپی ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں السر جب زیادہ ہو جائے تو اس میں میدے کی دیوار میں سے سوراخ بھی کر سکتا ہے، جس کو ہم پرفوریشن کہتے ہیں. اس کنڈیشن میں جو ہے وہ سرجری لازمی ہوتی ہے، تو پھر سرجن سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے. یہاں پہ میں ضرور بتاؤں گا کہ جو السر کا مریض ہے وہ مرچ مسالے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. زیادہ تلی ہوئی چیزیں، باہر کی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں جیسے باربیکیو وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے. نرم غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور گھر کی بنی ہوئی کم مرچ مسالے والی خوراک استعمال کرنی چاہیے. ایک اور جو مسکنسیپشن ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور شاید انہیں یہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہ کسی کو اگر ایچ پائلوری پازیٹیو آ جائے تو اسے کہتے ہیں آپ کو میدے کا السر ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے، ایک جراثیم ہے، وہ السر کر سکتا ہے، اندر بنا سکتا ہے، لیکن ہر ایچ پائلوری والے میں السر نہیں ہوتا. اس لیے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو السر ہے.